हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 3 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। यानी कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए, वंचित पृष्ठभूमि का मतलब है ऐसी पृष्ठभूमि से बच्चे जो कि बहुत कम संख्या में आ पाते हैं, जो कि बहुत कम संख्या में स्कूल आने में अपना योगदान दे पाते हैं। तो उन्हें ढेर सारा लिखित काम नहीं, उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे देंगे तो वो डर जाएंगे और भी बच्चे पढ़ने आने से इनकार कर देंगे। उन्हें संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें, उन कक्षा चर्चा में शामिल करें। ऐसा करने से उनमें प्रोत्साहन की भावना बढ़ेगी बच्चों में, तो वो स्कूल आने के लिए ज़्यादा उत्साहित होंगे। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, ऐसा नहीं करनी चाहिए उनको। वंचित पृष्ठभूमि से या फिर किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आए, हमें तो उनको क्या करनी है, समान मात्रा में देखनी है ना। उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ये हमारे अध्यापक को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम असक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता एवं हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। यहाँ पर ऐसी कौन सी अधिगम असक्तता है जो व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य यानी कि जो फिजिकल से संबंधित है, उनके हाथ पैर से संबंधित है, वो किस में संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर बता ही रखा है कि शरीर की निपुणता, संतुलन बनाने में हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। तो वो ऐसी कौन सी अधिगम असक्तता है? तो पठन वैकल्प में तो बच्चा पढ़ने में असफल होता है, गुणज वैकल्प में बच्चा गणित में असफल होता है, भाषा में बच्चे को बोलने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि शारीरिक संतुलन करने में, तो यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, गति समन्वय वैकल्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिगम असक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता एवं हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता, गति समन्वय वैकल्य से प्रभावित करती है। कुछ पठन संबंधी विकार इस प्रकार हैं। देखिए डिसकैलकुलिया तो गणित, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, यानी कि ग्राफ बना नहीं पा रहा है बच्चा। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई ग्राफ है तो उसको नहीं बना पा रहा है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? लिखने से संबंधित है। और फेजिया ये भाषा संबंधी अक्षमता है। तो यहाँ पर हम लोग सभी को डिस्कस कर लिए, है ना। अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान है तो किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है? तो स्वलीनता जो ऑटिज्म होता है, ये डिसऑर्डर है बच्चों में होने वाला एक प्रकार का। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद में खोया रहता है। ठीक है, वो खुद में खोया रहता है, ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता, ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता लोगों से, ज़्यादा समूह नहीं बना पाता, ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाता, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता दूसरों से। वो शांत रहता है, चुप रहता है, खुद में ही विलीन रहता है। ठीक है, एक प्रकार की डिसऑर्डर को ऑटिज्म कहते हैं। तो संप्रेषण में कठिनाई, जी हाँ होती है संप्रेषण में कठिनाई। सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा नहीं। ऑटिज्म वाले बच्चे में क्या होता है, सभी के साथ वो दोस्त नहीं बना पाता, इतना समझ लीजिए। तो वो सभी के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। वृद्धि लब्धि बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, तो यहाँ पर IQ लेवल से उसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल की उसमें कौशल नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो दूसरों से घुल मिल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, वो दोस्त नहीं बना पाता, तो वो उसमें सामाजिक कौशल का गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए विशिष्ट गुण होना चाहिए कि संप्रेषण में कठिनाई, वो दूसरों से ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा, तो वो दोस्त नहीं बना पाएगा, सामाजिक कौशल उसमें विकसित नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन से सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने के लिए विशेषता नहीं है? मतलब
सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने की विशेषता क्या है? नहीं है। तो जिज्ञासा की प्रबल भावना ये तो सृजनात्मकता की प्रमुख पहचान है। अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। तो दोस्तों यहाँ पर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये तो होनी चाहिए, ये तो होती ही है सृजनात्मकता में। नवाचारी अनूठे विचार, ये भी नया करने की क्षमता होती है, कुछ नया करने, नया सोचने की उसमें जिज्ञासा की भावना होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता की विशेषता में आएगा क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जो कि एक बिंदु से जाकर के अनेक बिंदुओं में फैले। इस प्रकार की सोच को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये बटोर रहा है ना, ये अभिसारी का मतलब है कि एक पास आना सभी बिंदुओं से आकर के। तो यहाँ पर हमारा अपसारी चिंतन हो जाएगा, जो कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए ऐसा भी नहीं बोला है। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर जोर नहीं देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं बढ़ाने को कहती है। संरचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल थिंकिंग पर बात करती है हमारी NEP 2020, ठीक है, कि बच्चों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, उसमें तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा देना, ये हमारी NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप तथा शिक्षार्थियों को रूप में अपेक्षित करती है। तो ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं, यहाँ पर ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बच्चों को नहीं समझ सकते हैं। जानकारी का प्रभुत्व स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। तो हम लोग किसी टीचर को, जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, वो जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत नहीं मान सकते हैं। टीचर को भगवान नहीं समझेंगे। टीचर एक क्या होता है? एक फैसिलिटेटर होता है, सुसाधक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है क्या? सुसाधक। ज्ञान के सृजन सक्रिय प्रतिभागी, बच्चे क्या होंगे? ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, और टीचर क्या होगा? सुसाधक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तानाशाह ऐसा कोई चीज़ नहीं है टीचर के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेयान, ये रेयान फाइवर कहाँ से आ गया? ठीक है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे एड लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। जी हाँ, इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उसकी अपनी सोच की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो कमतर, आंकने, अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो एक बच्चा है वो उसको ये पता है कि इड लगा देने से, इंग्लिश में अंत में, वर्ड के अंत में इड लगा देने से जो वर्तमान की चीज़ें हैं वो भूतकाल में बदल जाती हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा है? हर शब्द में वो इड लगाने की कोशिश, इड लगा रहा है, क्योंकि उसको भूतकाल में बदलने के लिए। तो यह क्या है? उसकी अति नियमित कला हो जाएगी, ठीक है। तो यह उसकी ओवर रेगुलराइज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की। तो जब रेयान के कुछ दिन पहले बच्चों पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे एड लगाने से उस शब्द की वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चे द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच, अति नियमितता की प्रवृत्ति दर्शाती है। अति नियमितीकरण, ओवर रेगुलाइजेशन को अनियमित रूप से बदलने वाले शब्द में नियमित परिवर्तन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी सोच गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचार मंथन करना, ये बच्चे की अपसारी सोच को सिद्ध करेगा। क्योंकि जब बच्चा विचार मंथन करेगा तो उसका सोच एक दिमाग से लेकर हर दिशाओं में जाएगा, वो हर दिशाओं में सोचेगा, उसकी सोच जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही होगा क्या?
डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी सोच। यहाँ पर प्रकारात्मक स्थिरता नहीं होगा, फंक्शनल स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपसारी सोच को बढ़ावा दे रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, ठीक है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सभी बच्चों को मानक निर्देश देना नहीं। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में सभी के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही निर्देश देना चाहिए, सभी के लिए मानक निर्देश नहीं देनी चाहिए। बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकाशित करे। सभी बच्चों के समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा, एक जो हमारा क्या, जो रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, वो मानक निर्देश सभी बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। एक रचनावादी जो क्लासरूम है वो उसमें प्रत्येक बच्चे को क्या किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के रूप में सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है, ठीक है। तो समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, परिकल्पना का निरूपण करना। तो दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान का जो पहला चरण होगा वो क्या होगा कि पहले तो समस्या पहचानो, तो इसके बाद तो समस्या का समाधान करोगे ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना चाहिए। जहाँ पर बात आ जाए कंपटीशन करने की तो वो ऑलरेडी गलत ही हो जाएगा। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। तो दोस्तों प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड देकर हमें उसको क्या करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चे में लालच की भावना पैदा नहीं करनी है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करने, मानक लक्ष्य पूरी कक्षा के लिए नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड गोल हमें गोल हमें क्लासरूम में नहीं करनी चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने के लिए उनका समर्थन करें। तो डी ऑप्शन से बेस्ट कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि उनकी रुचि के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कार्य करने में मदद करें, उस दिशा में काम करने के लिए उनका समर्थन दें। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो अभिकथन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये तो हमारी बात सही है। संज्ञानात्मक उसमें दिमागी विकास के साथ साथ विद्यालयों को क्या करनी चाहिए, विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली को सुनिश्चित करना चाहिए। ये अभिकथन हमारा बिल्कुल राइट है। रीज़न क्या है इसका, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, ठीक है। तो विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा नहीं डालता बल्कि सुसाधक होता है। तो यहाँ पर रीजन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा यहाँ पर यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, एक बार फिर से उसे देख लेते हैं। जो रीजन क्या है, जो अभिकथन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा करनी चाहिए। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। देखिए यहाँ पर रीज़न क्या है उसका कि किसी समस्या को प्रश्न
किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय उसके विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये बात भी सही है। अब बताइए कैसे सही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये बच्चा कुछ समस्या समाधान कर रहा है तो अपने विचार वो किसी समस्या को करने के लिए अपने विचार को वो सोच रहा है। अब ये क्या किया कि जो सोच रहा है वो ये उगल दिया, ये बता दिया किसी को, ठीक है। तो ये समस्या समाधान कौशल में बाधा किस प्रकार से डालेगा कि ये जो टीचर है उसको समझ में वो, यानी कि वो समस्या उस समाधान का गलत तरीका बता रहा है या सही तरीका बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, लेकिन उसका मौखिकीकरण कर दिया तो जो सुनने वाला है यानी कि जो टीचर है उसका, जो दोस्त है उसका, वो उसको गलत समझेगा कि ये गलत तरीके से बताए। तो ये जो समस्या समाधान कौशल है वो उसमें बाधा आएगी इस बच्चे में। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास के विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली, यहाँ पर भावनात्मक बात हो रही है, यहाँ पर समस्या समाधान की बात हो रही है। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। तो कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो दोस्तों समकक्षियों के साथ सहयोग जो अधिगम प्रक्रिया में है वो सकारात्मक रूप से योगदान देता है। अपसारी चिंतन ये भी देता है, चर्चाएं ये भी देता है। तो क्या नहीं देता है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।